फाइनेंशियल एजुकेशन की इस सीरीज़ में आज हम पेटीएम के बारे में बात करने वाले हैं। हम पेटीएम को एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। एक सवाल कि हमें पेटीएम में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इस सवाल को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करेंगे आप। इसके लिए मैं बहुत सारे नंबर्स और रेशियोज़ के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बहुत सिंपल अप्रोच रखने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक दोस्त आता है एक बिज़नेस लेकर के कि यार मेरे पास ये बिज़नेस है, मैं चाहता हूँ तो इसमें इन्वेस्ट कर, जो भी फ़ायदा और नुकसान हो वो हम दोनों बाँटेंगे। तो मैं उससे ऑब्वियस सी बात है उसका पेग रेशियो, पीबी रेशियो, पी रेशियो ये सारी चीज़ें नहीं पूछूँगा, राइट? मैं जो उससे पूछूँगा वो बहुत ही फंडामेंटल सवाल होगा कि भाई ठीक है, तू चाहता है मैं इन्वेस्ट करूँ, लेकिन पहले मुझे बता तू करता क्या है? तो सबसे फंडामेंटल सवाल मेरा पेटीएम के साथ भी यही होगा कि पेटीएम एज़ अ बिज़नेस मॉडल करता क्या है? दूसरी चीज़ जो मैं अपने दोस्त से पूछूँगा कि अच्छा पैसा कैसे कमाता है? तेरे एक्सपेंसेस क्या-क्या हैं? तेरे इतने रेवेन्यू आने के बाद, इतना एक्सपेंसेस होने के बाद कितना पैसा एंड ऑफ द डे तू कमा लेता है? क्योंकि उसी में से तो कुछ शेयर इवेंचुअली मुझे भी मिलने वाला है, राइट? उसके बाद मैं उससे ये पूछूँगा अच्छा चैलेंजेस क्या हैं तेरे बिज़नेस के लिए? आज तो तू ये कर रहा है, लेकिन कल को हो सकता है कोई कॉम्पिटिशन मार्केट में आए या फिर कुछ और हो जाए, तब तेरा बिज़नेस नहीं चलेगा, तो तब के लिए तूने क्या सोचा है? बेसिकली यही वाले जो सवाल हैं, यही सवाल हम पेटीएम के लिए भी आंसर करने की कोशिश करेंगे कि पेटीएम कैसे मार्केट में सर्वाइव कर रहा है, कैसे पैसे कमा रहा है, कितना कमा रहा है पे थोड़ा सा फोकस रहेगा, बहुत ज़्यादा नंबर्स पर नहीं। मोस्टली हम लोग ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, इसके प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड विद द स्पैन ऑफ टाइम, कैसा पेटीएम इवॉल्व किया है या फिर नीचे गया है और उसके क्या क्या रीजंस रहे हैं, हम वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एंड ऑफ द वीडियो में हम लोग पेटीएम के लिए जो चैलेंजेस जो मुझे दिखते हैं मार्केट में, जो इस समय हैं या फिर जो कल को आने वाले हैं, हम उनके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के एंड तक। सबसे पहले फंडामेंटल क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि पेटीएम बेसिकली करता क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। सो पेटीएम खुद को एक सुपर ऐप बुलाता है, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस एक कॉमन मैन या फिर एक मर्चेंट को ज़रूरी हैं वो अपने ऐप पर प्रोवाइड करना चाहता है। इसमें नॉर्मल पेमेंट्स हो सकती हैं जो एक आदमी दूसरे आदमी को करेगा, मर्चेंट को जो पेमेंट चाहिए वो हो सकती हैं, आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है वो हो सकती है, आपको कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए पेटीएम आपके पास है, आपको मूवीज़ टिकट बुक करनी है उसके लिए पेटीएम आपके पास है। ये बात जैसी हमें समझ में आती है कि पेटीएम बेसिकली करना क्या चाहता है। अब हम दूसरे फैक्टर पर आते हैं कि अगर ये पेटीएम करेगा तो इसमें पैसा कहाँ से कमाएगा पेटीएम? मैं दुकान पे जाता हूँ, मैं दुकानदार को उसका क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर देता हूँ, दुकानदार के पास पेमेंट चली जाती है। अब इस सारे के सारे सेटअप में पेटीएम ने पैसा कहाँ से कमाया? ये सवाल हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी सवाल को देखने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि पेटीएम आखिरकार पैसा कैसे कमाता है। ब्रॉडली 4 कैटेगरीज़ हैं, 4 वर्टिकल्स हैं जहाँ से पेटीएम अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके अलावा कुछ और एवेन्यूज़ भी हैं जिनके बारे में हम थ्रू आउट द वीडियो बात करेंगे, पर ब्रॉडली ये 4 कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहला पेटीएम वॉलेट, फिर रिचार्ज बिज़नेस है पेटीएम का, तीसरा पेटीएम का ई-कॉमर्स वर्टिकल है, चौथा डिजिटल गोल्ड। इनिशियली जब पेटीएम ने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो उसने पेटीएम वॉलेट और रिचार्ज बिज़नेस के साथ ही स्टार्ट किया था। और उस टाइम पर पेटीएम वॉलेट अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था, क्योंकि वॉलेट पेटीएम को फ्री पैसा दे रहा था। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपको किसी से पैसा चाहिए, जितना भी चाहिए आप उसे फ्री में नहीं ले सकते, राइट? आपको कुछ इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। लेकिन पेटीएम के वॉलेट में हम अपना पैसा रखते हैं और उसका हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, राइट? 1 रुपया भी वॉलेट में पड़ा हुआ है मान लेता हूँ मैं, हालाँकि इससे ज़्यादा हो सकता है। एज़ ऑफ टुडे अप्रॉक्सिमेटली 140 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं पेटीएम के पास। इसका मतलब पेटीएम के पास फ्री 140 मिलियन रुपीस एटलीस्ट पड़े हुए हैं, जिन पैसों पर पेटीएम इंटरेस्ट कमा रहा है। वो पैसे पेटीएम के नहीं है, पेटीएम उन पैसों को एक एस्क्रो अकाउंट होता है जहां पर रखता है। एस्क्रो अकाउंट की कॉम्प्लिकेशंस में हम फिलहाल नहीं जाएंगे। एस्क्रो अकाउंट बेसिकली ऐसा कुछ समझ लीजिए, एक ऐसा अकाउंट जहां पर रखा पैसा ना तो पेटीएम का ही कंप्लीटली है ना ही आपका कंप्लीटली है, ओके? लेकिन फिर भी पेटीएम उस पैसे पर इंटरेस्ट अर्न करता है। तो ये एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है पेटीएम के पैसा जनरेट करने का। दूसरा है रिचार्ज बिजनेस। अब पेटीएम जितने भी रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट्स वगैरह करता है ना, मान लीजिए आपको 400 रुपये का पैक है आपके जो फ़ोन में डलना है, आप 400 रुपये का रिचार्ज करते हैं वोडाफ़ोन में, तो वोडाफ़ोन को 400 रुपये नहीं मिलेंगे, उस 400 में से 2 से 3% कमीशन पेटीएम अपना काट लेगा और बाकी पैसा वो बोलेगा वोडाफ़ोन को जी आप ले लो। अब वोडाफ़ोन ये काम करने को तैयार क्यों है? क्योंकि वोडाफ़ोन को इवेंचुअली पैसे चाहिए, राइट?
पेटीएम उसको ला करके दे, फ़ोन पे उसको ला के दे, गूगल पे उसको ला के दे। वोडाफ़ोन चाहता है हर जगह एक्सपेंड होना। जैसे एक छोटा दुकानदार होता है ना, वो अपने दुकान के सामने सारे के सारे क्यूआर कोड रखता है, क्योंकि वो नहीं चाहता उसका कस्टमर भाग के जाए उसके वहाँ से बाहर। सेम वे वोडाफ़ोन इज़ रेडी टू पे दिस 2 to 3% ऑफ चार्ज एक्स्ट्रा। 400 रुपये पर 2 से 3% वोडाफ़ोन देता है, ताकि वो अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सके, ताकि कस्टमर्स को फैसिलिटी में कमी ना हो। तो 2 से 3% वोडाफ़ोन और ऐसे मर्चेंट से पेटीएम डायरेक्टली कमीशन चार्ज करता है। नेक्स्ट, पेटीएम ने रिसेंटली एक चीज़ जो स्टार्ट की है वो है पेटीएम गोल्ड। अब पेटीएम गोल्ड के लिए पेटीएम ने एमएमटीसी पीएएमपी के साथ पार्टनरशिप की हुई है। ये एक गोल्ड रिफाइनरी है। इसकी मदद से पेटीएम गोल्ड बाय करता है अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे। मान लीजिए आपको अगर गोल्ड खरीदना है, आप गोल्ड खरीद के घर पे रखने के लिए आपके पास सिक्योर जगह नहीं है, तो पेटीएम क्या बोलता है, आप गोल्ड खरीदो, आप हमारे पास रखो, जो उसमें एप्रिसिएशन वगैरह होगा वो सब हम लोग आपको देंगे। एंड ऑब्वियसली इस सारे के सारे ट्रांजेक्शन में कुछ कमीशन भी पेटीएम चार्ज करता है, और वही कमीशन पेटीएम की अर्निंग है। इसके बाद पेटीएम के पास एक नई फैसिलिटी है, जिसमें पेटीएम बोलता है आप सिर्फ डिजिटली ही नहीं रख सकते हो, आप चाहो तो उस गोल्ड को अपने घर पर ऑर्डर भी कर सकते हो। ठीक वैसे ही जैसे बाकी सारा सामान आता है, डिलीवरी एट द डोर वो करता है आपके गोल्ड की। ऑब्वियसली इसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा वो आपसे चार्ज करता है, जो कि उसका एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है। अब पेटीएम के प्लान्स हैं अपने कस्टमर्स को ज़्यादा एनकरेज करने के लिए कि वो एक सेपरेट गोल्ड बैंक बनाएं। इससे क्या होगा कि पेटीएम के जितने भी कस्टमर्स हैं वो अपने गोल्ड को उस गोल्ड बैंक में रखेंगे, और उससे पेटीएम अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। मान लीजिए उस गोल्ड को कोलेटरल रख करके वो लोन्स लेना चाहते हैं, या फिर कोई भी इस तरह के सर्विसेज जो कि पेटीएम फ्यूचर में एक्सटेंड करेगा। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास में है, पेटीएम मॉल। तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ही पेटीएम का भी अपना एक ई-कॉमर्स वर्टिकल है, जहाँ पर पेटीएम सामान बेचता है। कुछ मर्चेंट्स के साथ उसके लिंक्स हैं, और कस्टमर्स तो ऑब्वियसली उसके पास हैं ही, तो इन दोनों को वो मिला देता है। तो इसके पास टोटल 120 मिलियन बायर्स हैं, और लगभग 2 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर डे पेटीएम अभी करता है। तो जो भी ये ट्रांजैक्शंस होती हैं, इन सारी ट्रांजैक्शंस में सेलर से कुछ कमीशन लिया जाता है, क्योंकि वो उनके सामान को बिकवाने में हेल्प कर रहा है, सेलर की रीच एक्सपेंड कर रहा है, तो सेलर से वो कुछ कमीशन चार्ज करता है, और वो कमीशन पेटीएम का अर्निंग सोर्स है। एक और चीज़ जो पेटीएम ने शुरू करने की कोशिश कर रहा है, वो है एक फीचर जिसको वो बोलता है पेटीएम बैंक। ओके, अब ये पेटीएम बैंक क्या है, वो आपको ये फैसिलिटेट करता है कि 3 से 4 लोग ग्रुप में मिल करके किसी चीज़ को ले सकें। ये कैसे करेंगे एग्जैक्टली हमें नहीं पता अभी, बट हाँ, ये एक इनका प्रोटोटाइप फेज में प्रोजेक्ट चल रहा है, जहाँ पर कि ये इसको लॉन्च करने की सोच रहे हैं। अब इसका फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, जो होगा वो फ्यूचर में देखा जाएगा, पर हाँ, दिस इज समथिंग दैट पेटीएम इज प्लानिंग टू ब्रिंग आउट। एक और चीज़ जो पेटीएम यहाँ पर करता है वो है पेमेंट सोल्यूशंस। मान लीजिए मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ जहाँ पर मैं कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, या फिर अपनी दुकान की एक वेबसाइट बना रहा हूँ जहाँ मुझे प्रोडक्ट्स बेचने हैं। वेबसाइट भी मान लीजिए मेरी अपनी है, लेकिन अब मैं उसमें पेमेंट्स कैसे लूँगा? मैं पेमेंट गेटवे खुद नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। एक पेमेंट गेटवे को बनाने के लिए लाइसेंस वगैरह लगते हैं। तो कुछ लिमिटेड पेमेंट गेटवेज ही हैं जिनके थ्रू पेमेंट इस समय हो रही है। तो पेटीएम का अपना पेमेंट गेटवे है, जो कि वो लोगों को यूज़ करने के लिए देता है, और उस पेमेंट गेटवे को यूज़ करने के भी पेटीएम पैसे चार्ज करता है। तो ये पेटीएम का अनदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गया है। इसके अलावा एक और पेटीएम का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। म्यूचुअल फंड्स के लिए ऐप है, पेटीएम मनी ऐप है, और भी अदर सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो, लोन्स वगैरह के लिए, म्यूचुअल फंड्स वगैरह के लिए। इसमें अगर आपको मैं बताऊं तो 2020 में 2.2 लाख रजिस्ट्रेशंस हुए थे पेटीएम मनी ऐप में, जो कि मोस्टली 80 to 30 ईयर्स के बीच में जनरेशन है, जो कि क्वाइट ऑब्वियस भी है, क्योंकि यही जनरेशन सबसे ज़्यादा स्पेंड कर रही है। और इसमें देखने वाली बात ये होती है कि अगर कोई 18 to 30 ईयर्स में पेटीएम मनी जैसी ऐप में रजिस्टर करके मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड या एसआईपी लेता है, तो उसकी टेंडेंसी ये रहेगी कि वो कंटिन्यू करेगा उसके साथ कम से कम 2 से 4 साल तक। तो यहाँ पर कस्टमर रिटेंशन ज़्यादा होता है। नॉर्मल पेटीएम ऐप हो सकता है कल को बंद कर दे और फ़ोन पे यूज़ करना शुरू कर दे, लेकिन पेटीएम मनी वंस स्टार्टेड, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि उस ऐप को वो ज़्यादा टाइम तक यूज़ करेगा। और अगर हम बात करें तो पेटीएम ने रिसेंटली अपने मास्टर कार्ड्स, फिजिकल और वर्चुअल डेबिट कार्ड्स भी इशू करने शुरू कर दिए हैं, जहाँ से कि लोग पैसा डेबिट कर सकते हैं। अब उन कार्ड्स की प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, एनुअल मेंटेनेंस फ़ीस होगी, और उसके बाद जो क्रेडिट कार्ड में डिलेड पेमेंट्स होंगे, वहाँ पर जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वो भी पेटीएम का एक बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। अब तक हमने बात करी कि पेटीएम कैसे पैसे कमाता है।
अब जरा ये देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये रेवेन्यू जो है पेटीएम का, ये टोटल कितना बन के आता है। तो ये 1541 करोड़ का रेवेन्यू है जो पेटीएम ने जनरेट किया है एक क्वार्टर में। ये ईयरली इनकम्स नहीं है, ये मार्च एंडिंग क्वार्टर 2022 की अर्निंग्स हैं जो कि पेटीएम ने डिक्लेयर की थी 1541 करोड़, जो कि ये बोलते हैं 89% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इनका। यानी कि 2021 में मार्च में जो क्वार्टर एंड हुआ था वहां से 89% इन्होंने अपना रेवेन्यू ग्रो कर लिया है। यहाँ पर मल्टीपल रीजंस हैं इस रेवेन्यू के बढ़ने के, कि पेटीएम ने इस क्वार्टर में ज्यादा कार्ड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, लोन अमाउंट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया है, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। मर्चेंट पेमेंट भी पेटीएम का बढ़ा है इस समय। तो ये जो अमाउंट आया है ये प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू है। प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हमें कुछ चीजें इसमें से घटानी अभी जरूरी है। सबसे पहली चीज आती है कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट। ये अमाउंट हमारा निकल के आता है अगर हम रेवेन्यू में से अपनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दें। एक्सपेंसेस समझ लेते हैं थोड़ा सा, बहुत सिंपल तरीके से मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए मैं एक समोसा बनाता हूँ, समोसा बनाने में मेरे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हैं जो डायरेक्टली मुझे एक समोसा बनाने में लगते हैं, यानी कि मुझे उसके लिए आलू खरीदना पड़ेगा, मैदा खरीदना पड़ेगा, तेल खरीदना पड़ेगा, राइट। उसके लिए जो मैंने एक्सपेंसेस दिए इनको मैं बोलता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारा पैसा जो मैं उस हलवाई को देने वाला हूँ जो कि उस समोसे को बनाएगा, वहाँ पे बिजली का बिल आएगा उसके पैसे दूंगा, पानी का बिल आएगा उसके पैसे दूंगा, दुकान का रेंट दूंगा, वो भी इंक्लूडेड होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट वो अमाउंट है जो मेरे रेवेन्यू में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आता है। पेटीएम के केस में ये है 539 करोड़। नेक्स्ट चीज़ है एबिटा। एबिटा वो अमाउंट है जो कि मेरे रेवेन्यू में से जब मैंने अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया तो जो मेरे पास में आया। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस माइनस किए हैं, अभी भी मैंने टैक्सेस नहीं माइनस किए हैं, जो मुझे इंटरेस्ट पे करना है वो नहीं माइनस किए हैं, डेप्रिसिएशन और amortization के कॉस्ट अभी तक मैंने माइनस नहीं किए हैं। पेटीएम के केस में जो बिगेस्ट फैक्टर है वो है इंटरेस्ट पेमेंट और डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि जो पैसा पेटीएम ने लोन ले रखा था उसके अगेंस्ट जो उसको इंटरेस्ट देना है वो अमाउंट। दूसरा डेप्रिसिएशन, यानी कि जो एसिड्स कंपनी के पास हैं, जैसे मान लीजिए लैपटॉप्स। अभी अगर कंपनी एक लैपटॉप 50,000 का लेती है और मान लीजिए जैसे 100 लैपटॉप ले रही है अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, इस साल उनकी जो भी कीमत है अगले साल वही कीमत सेम नहीं रहेगी, राइट। उसमें से 10% या 20% जो भी होगा वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो हमें अपनी बैलेंस शीट में उसको भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। यानी कि इस 368 करोड़ में से मैं अपने इंटरेस्ट और जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है उसको भी सब्ट्रैक्ट करता हूँ। उसके बाद जो अमाउंट आता है उस पर टैक्सेस कैलकुलेट किया जाता है। उन टैक्सेस को भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट बनता है हम उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। पेटीएम के केस में ये जो नेट प्रॉफिट है ये आ रहा है -7 करोड़। दैट मीन्स पेटीएम ने लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट्स जनरेट नहीं किए हैं। हालांकि पेटीएम का ये कहना है कि बाय एंड ऑफ सितंबर 2023 वो एक ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि कंपनी अपना जो रेवेन्यू जनरेट करेगी और उससे जो प्रॉफिट जनरेट करेगी उससे अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट और सारा का सारा कॉस्ट वसूल कर लेगी। ये एक अच्छी बात है अगर कंपनी कर पाती है सितंबर तक। हालांकि ये क्लेम्स हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा हो ही जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो सारा का सारा रेवेन्यू है ये एक्चुअली जनरेट कहाँ से हो रहा है। कंपनी के अर्निंग स्टेटमेंट्स के मुताबिक मार्च क्वार्टर में 70.9 मिलियन एक्टिव ट्रांजैक्टिंग यूजर्स थे। एक एक्टिव ट्रांजैक्टिंग यूजर उसे कहा जाता है जो एटलीस्ट एक ट्रांजैक्शन एक महीने में पूरी करे। और कंपनी ये क्लेम करती है कि टोटल 6.5 मिलियन यूजर्स ने पेटीएम ऐप के थ्रू लोन्स लिए हैं और इसका टोटल अमाउंट एग्रीगेट होकर के बनता है 3,553 करोड़। अब ये अमाउंट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कंपनी ने अपनी अर्निंग स्टेटमेंट में दिया है, यानी कि कितना परसेंट ऑफ द लोन एज अ पर्सनल लोन दिया गया है, कितना परसेंट लोन मर्चेंट लोन की तरह दिया गया है, और सारी की सारी डिटेल्स भी जिनको मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। कंपनी के अर्निंग स्टेटमेंट्स और एनुअल स्टेटमेंट्स के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप इसको और डिटेल में जानना और पढ़ना चाहते हैं तो आप उन लिंक्स को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं और कौन सी जगह है जहां से पेटीएम ने रेवेन्यू जनरेट किया है। फर्स्ट जो है वो है पेमेंट सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स, यानी कंज्यूमर्स ने जो पेमेंट करी है वहां से जो पेटीएम ने अमाउंट जनरेट किया है वो है 469 करोड़। ये अमाउंट है जो अमाउंट एज अ कंज्यूमर, मान लीजिए आप कोई मूवी टिकट बुक करते हैं, वहां पर
और कन्वीनियंस फीस लेता है आपसे पेटीएम, या फिर जो इस तरह के अमाउंट है वो होते हैं पेमेंट सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स। नेक्स्ट होते हैं पेमेंट सर्विसेज टू द मर्चेंट्स, यानी कि मर्चेंट्स जो पेटीएम की पेमेंट सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं। ये डिवाइस सब्सक्रिप्शंस के लिए कॉस्ट हो सकते हैं, या फिर मर्चेंट स्टोर पर, ऐप और वेबसाइट्स पर जो पेमेंट करने के लिए जो चार्जेस लग रहे हैं वो चार्जेस हो सकते हैं। ये अमाउंट है 572 करोड़, जो कि 90% मोर देन है अपने प्रीवियस साल से। कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज में, यानी कि जो भी पेटीएम मॉल वगैरह से जो कंपनी ने कमाया है वो है 320 करोड़, जो कि 61% ज़्यादा है पिछले साल से। और उसके बाद एक और सेक्टर है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पर पेटीएम मनी पिक्चर में आ जाता है, इंश्योरेंसेज और फास्टैग सेल्स वगैरह से। यहाँ से जो कंपनी ने पैसा जनरेट किया है वो है 168 करोड़, और ये 342% ज़्यादा है अपने पिछले साल के कंपैरेटिवली। अभी ये जितने नंबर्स की हमने बात करी, एक आम इंसान के लिए ये कुछ खास सेंस नहीं करते, क्योंकि ये इतने बड़े नंबर्स हैं कि इनका अंदाज़ा लगा पाना ये कितने ज़्यादा या कम है हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो थोड़ा सा ट्रेंड्स देख के समझने की कोशिश करते हैं कि इन नंबर्स का बेसिकली मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। ये हम टोटल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं जो पेटीएम ने जनरेट किया है इन द क्वार्टर। GMV, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, या फिर इसको ग्रॉस मर्चेंडाइज वॉल्यूम भी बोलते हैं। ये बेसिकली टोटल अमाउंट ऑफ मर्चेंडाइज जो कंपनी ने सेल किए हैं, ये उसका अमाउंट है, जो कि अगेन सेम ट्रेंड्स है जैसा रेवेन्यू का ट्रेंड था। ऑब्वियसली जो अपने मर्चेंडाइज सेल किए हैं उसका ट्रेंड भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। अब जरा देखने की कोशिश करते हैं कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वहाँ पर बेसिकली कैसा परफॉर्म कर रही है कंपनी, और कैसे रेवेन्यू एक्चुअली में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो रेवेन्यू अर्न करने के जो इनके पास में मेजर 4 फैक्टर्स हैं वो हैं कंज्यूमर्स, मर्चेंट्स, क्लाउड और कॉमर्स। अगर हम कंज्यूमर देखेंगे तो ये एग्जैक्टली सेम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं जो कि हमारा टोटल रेवेन्यू फॉलो कर रहा था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं नेक्स्ट चीज़ देखूं मर्चेंट्स की, मर्चेंट्स भी बढ़ रहे थे, लेकिन दिसंबर में एब्रप्टली ये चीज़ ज़्यादा दिखी। अगर हम इस पर थोड़ा सा फोकस करें तो हमें पता लगेगा कि जो दिसंबर क्वार्टर है ये बेसिकली फेस्टिव क्वार्टर होता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। दिवाली, दशहरा, न्यू ईयर और भी बहुत सारे क्रिसमस जैसे फेस्टिवल्स रहते हैं जहाँ पर लोगों की स्पेंडिंग्स बढ़ जाती हैं। तो मर्चेंट्स ने जो पेमेंट्स रिसीव की हैं इस टाइम पर, ये रिलेटिवली ज़्यादा होती हैं बाकी क्वार्टर से, इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ी सी ये पेमेंट ज़्यादा नज़र आती है जो मर्चेंट्स को की गई है। तो इसलिए पेटीएम का रेवेन्यू भी इस क्वार्टर में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखता है। अब अगर हम क्लाउड और कॉमर्स को देखें रिलेटिवली, तो जो लाइट ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये क्लाउड से अर्निंग्स हैं, और जो डार्क ब्लू कलर में देख रहे हैं ये कॉमर्स से अर्निंग है। अब यही पैटर्न ठीक दिसंबर में फिर से फॉलो होता हुआ दिख रहा है कि कॉमर्स वाली अर्निंग्स थोड़ी सी ज़्यादा हैं, क्लाउड वाली एक ट्रेंड में वापस बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी, लेकिन जो कॉमर्स की अर्निंग्स हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हैं। जो ट्रेंड चल रहा था उससे थोड़ी सी एब्रप्टली ज़्यादा दिखाई दे रही है। रीज़न अगेन बिंग द सेम, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा नज़र आता है दिसंबर क्वार्टर के अंदर में। अभी तक हमने रेवेन्यू स्ट्रीम्स की बात करी, अब हम कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को देखने के लिए हम कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट को एनालाइज करते हैं कि कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट पिछले 3 क्वार्टर्स से कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन 3 क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं। अब अगर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो इसके मुताबिक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कम हो रहे हैं। ये सारा का सारा डेटा परसेंटेज में है, मतलब रेवेन्यू से अगर एक्सपेंस का जो रेशियो निकाला है इन्होंने उस परसेंटेज में ये सारा का सारा डेटा है, ये एब्सोल्यूट डेटा नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हम देख पा रहे हैं कंटिन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हो रहे हैं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो बड़ा प्रोपोर्शन है वो एक मार्केटिंग कॉस्ट है। दिसंबर क्वार्टर में जो हमें बढ़ी हुई मार्केटिंग कॉस्ट नज़र आ रही है, इसका रीज़न है जो क्रिकेट मैचेस की सीरीज़ में पेटीएम स्पॉन्सरशिप करता है उसके लिए जो पैसे लगते हैं, यहाँ पर वो वाली कॉस्ट भी इंक्लूड हुई है। अब ये सीजनल हो जाता है, जब भी क्रिकेट मैचेस आएंगे तो वो स्पॉन्सरशिप करेगा, तो उस टाइम पे वापस से मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। फिर से अगले क्वार्टर में हमने देखा कि मार्केटिंग कॉस्ट वापस से नीचे आ गई है, तो कहीं ना कहीं एक एवरेज मेंटेन करते हुए चल रही है कंपनी। नेक्स्ट फैक्टर अगर हम देखेंगे एम्प्लॉई कॉस्ट की, एम्प्लॉयज़ को कितना पे किया जा रहा है, तो एम्प्लॉयज़ को दिसंबर क्वार्टर में रिलेटिवली कम था, मार्च क्वार्टर में वो बढ़ा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं दिसंबर क्वार्टर में मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ी हुई थी, तो इन्होंने वहाँ पर अपनी एम्प्लॉई कॉस्ट थोड़ी सी घटा दी, जिसकी वजह से जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो कंटिन्यूसली घटते हुए नज़र आ रहे हैं। और एम्प्लॉई कॉस्ट के बारे में कंपनी का ये कहना है कि मार्च 2022 तक इन्होंने जो हेड काउंट ले लिया है वो सफिशिएंट होना चाहिए इनके लिए। ईयर 2023 के लिए जितना इनको एक्सपेंशन करना था, इनके पास ऑलरेडी वो हेड काउंट अवेलेबल है। वीडियो के इस लास्ट पार्ट में हम उन चैलेंजेस की बात करेंगे जो पेटीएम अभी मार्केट में फेस कर रहा है या फिर नियर फ्यूचर में फेस कर सकता है। सबसे पहला चैलेंज
क्योंकि पेटीएम बहुत सारे बिजनेसेस में एक साथ है, बहुत सारे वर्टिकल्स में काम कर रहा है, एक इन्वेस्टर के लिए मुश्किल हो जाता है ये समझना कि पेटीएम कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस को एक साथ एनालाइज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और पेटीएम के लिए भी बहुत सारे वर्टिकल्स पर एक साथ काम करना शायद मुश्किल हो जाता है। तो इस सब की वजह से पेटीएम किसी भी कैटेगरी में एक लीडर अपने आप को एटलीस्ट अभी तक एस्टेब्लिश नहीं कर पाया है। दूसरी चीज़, पेटीएम मनी जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ज़ीरोधा और अपस्टॉक से बहुत अच्छा कंपटीशन मिल रहा है। ऑलरेडी जो कस्टमर्स हैं वो ज़ीरोधा और अपस्टॉक को छोड़ करके पेटीएम मनी पर नहीं आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, और जो नए कस्टमर्स भी हैं वो इन डिस्काउंट ब्रोकर्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ज़ीरोधा और अपस्टॉक की तरफ। तीसरी दिक्कत, रिसेंटली हमने देखा है न्यूज़ में कि पेटीएम के सीनियर मैनेजमेंट में 3 से 5 लोगों ने रिज़ाइन किया है और पेटीएम को छोड़ा है। इस तरह का रेजिग्नेशन एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा साइन नहीं हो सकता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि कोई भी सीनियर मैनेजमेंट अगर छोड़ रहा है तो इसके पीछे कोई बड़े कारण होने चाहिए। खास करके 3 से 5 अगर एक साथ छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ हो सकता है जो कंपनी में सही ना चल रहा हो। मैं इस बात को श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटीज़ को डिनाई भी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, आरबीआई अभी एक रेगुलेशन लेकर के आने वाला है जिसकी बात चल रही है, जहां पर वो वॉलेट पेमेंट्स के ऊपर कुछ कैप लगा सकता है और कुछ और रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता है, क्योंकि पेटीएम वॉलेट ट्रांजैक्शन से एक अच्छा भला अमाउंट कमाता है। तो अगर इस तरह का कैप आता है तो पेटीएम इससे लार्जली इम्पैक्ट हो सकता है। वॉलेट्स के लिए एक और दिक्कत की बात यह है कि जब से लेकर के यूपीआई का एडवेंट हुआ है, लोग यूपीआई की तरफ शिफ्ट करने लगे हैं और वॉलेट से ट्रांजैक्शन करना लोगों ने कहीं ना कहीं कम कर दिया है। ये भी पेटीएम के लिए एक चैलेंज प्रूव हो सकता है, क्योंकि ये इनका एक बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम है। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों के ट्रांजेक्शन्स का। अगर हम देखें, यूपीआई 47% ऑफ द टोटल डिस्ट्रीब्यूशंस क्लेम करता है और मोबाइल वॉलेट सिर्फ और सिर्फ 6% क्लेम करते हैं, जो कि फर्दर घट रहा है। डेबिट और क्रेडिट 21 और 26% पे है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यूपीआई अपने आप में सारा का सारा मार्केट लेकर के जा रहा है और वॉलेट सिर्फ और सिर्फ 6% पर बच के रह गया है। अब इस यूपीआई में भी हालांकि पेटीएम ने अपने हाथ डाले हुए हैं, लेकिन पेटीएम फिर भी अपनी स्ट्रॉन्ग पकड़ यूपीआई सेक्टर में नहीं बना पाया फॉर मल्टीपल रीजंस। एक रीज़न उनमें से एक ये हो सकता है कि जब आप पेटीएम से पे करें तो ये बहुत क्लियर नहीं होता है कि आप यूपीआई से पे कर रहे हैं या फिर वॉलेट से पे कर रहे हैं, और अगर मैं सामने वाले को दे भी रहा हूँ तो मैं उसके वॉलेट में डाल रहा हूँ या फिर यूपीआई में डाल रहा हूँ, यूपीआई से वॉलेट में, वॉलेट से यूपीआई में। बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार यूज़र के दिमाग में और वो इग्नोर करने की कोशिश करता है यूपीआई ट्रांजैक्शन पेटीएम से। ये मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण हो सकता है शायद। अब अगर हम देखें कि पेटीएम स्टैंड कहाँ पर करता है इन ट्रांजैक्शंस के मामले में, फिलहाल फोन पे और गूगल पे हमें दिख रहे हैं कि जो मार्केट को लीड कर रहे हैं 43% के साथ, और पेटीएम तीसरे नंबर पे है, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप है गूगल पे और पेटीएम से। सिर्फ और सिर्फ 8% मार्केट ही पेटीएम ऐप से पेमेंट्स हो रही हैं अभी तक टोटल। पेटीएम गूगल पे और फोन पे को कभी ओवरकम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये एक सवाल हो सकता है जिसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दें। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको पेटीएम को एज अ बिजनेस समझने में आसानी हुई होगी। इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो हो सकता है मैंने इंक्लूड ना किए हों, तो मैं रेलेवेंट लिंक्स को वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज़ उन लिंक्स को जरूर जा करके देखें और अपना ड्यू रिसर्च ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर आपको लगता है इस वीडियो ने आपको कुछ हेल्प किया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कोई और है जिसको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है तो उसके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। Thank you. Happy investing.